हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल्स 52 से लेकर 78 तक में बात की गई है यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। पार्ट 5 में आर्टिकल्स 52 से लेकर 78 तक में इस यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा कौन होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सिर्फ ये 5 लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं। कौन कौन? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में अपन ने पहले भी बात की हुई है। आज अपन बात शुरू कर रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में। एक चीज़ तो पहले ही बोल दी गई कि आर्टिकल 52 में ये कहा गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा अपने को ऑलरेडी पता है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ये अपने को पता है कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। दूसरा, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन भी कौन है हमारे कंट्री का? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी। ये सारी बेसिक बातचीत है जो ऑलरेडी अपने को पता है कि आर्टिकल 52 में कहा गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री होता है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। अब अपन बात शुरू करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है आर्टिकल 54 जो कि कहता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो सबसे पहली बात है वो है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब क्या है इस बात का? देखो, आमतौर पे जो अपने को समझ में आता है वो समझ में आता है डायरेक्ट इलेक्शन। जैसे लोकसभा के लिए जो इलेक्शन होता है वो कैसा होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए जो इलेक्शन होता है वो कैसा इलेक्शन होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब ऐसे इलेक्शंस जिनमें सिटीजन्स डायरेक्टली जाके वोट डालते हैं और उन वोट्स के बेसिस पे कोई एमपी बनता है, कोई एमएलए बनता है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। होता ही है लोकसभा के इलेक्शन में हम लोग डायरेक्टली वोट डालने जाते हैं और उसके बेसिस पे कोई एमपी बनता है। लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में हम डायरेक्टली वोट डालते हैं। पंचायत के इलेक्शंस में भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। पहली बात तो ये कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। कैसा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इसके दो मतलब हैं। एक तो ये कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिटीजन्स यानी कि हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डायरेक्टली वोट नहीं डालते हैं। हमारे बिहाफ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं और उस ग्रुप को अपन बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। और इस इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा कौन कौन लोग हैं वो बताया गया है आर्टिकल 54 में। देखो क्या कहा गया है, अपन ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कैसा इलेक्शन है? इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इसका मतलब क्या है कि सिटीजन्स जो हैं वो इसमें डायरेक्टली वोट नहीं डालते हैं। सिटीजन्स के बिहाफ पे कुछ लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं जिसे अपन बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। और इस इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा कौन कौन है वो बताया गया है आर्टिकल 54 में। अब कौन कौन हिस्सा है इलेक्टोरल कॉलेज का? सबसे पहला, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। और इसका एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं। और इसका दूसरा मतलब क्या है? इसका दूसरा मतलब यह है कि लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं। अपने को पता होना चाहिए, लोकसभा में अब तो नहीं है लेकिन पहले हुआ करता था, 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था। अब तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2019 में और उसके बाद से 2 एंग्लो इंडियंस जो नॉमिनेट किए जाते थे अब उनको नॉमिनेट नहीं किया जाता है। और ये फोर्स में भी आ गया है। ये फोर्स में आ गया है 25 जनवरी 2020 से। पहले होता था लोकसभा में नॉमिनेशन 2 एंग्लो इंडियंस का, और राज्यसभा में तो पहले भी और आज भी 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालते हैं। सिर्फ कौन डालता है? लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। पहली बात। दूसरा, इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा कौन है?
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट्स की जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके भी सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं। इसमें भी दो इंपॉर्टेंट बात है, एक तो यही कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स वोट डालते हैं, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई लेना देना नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से। और दूसरा, अपन बात कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं, लेकिन काउंसिल्स के मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालते हैं, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स वोट डालते हैं, और वो भी सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। और तीसरा इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, और इसके थ्रू दिल्ली और पुडुचेरी दोनों ऐसी यूनियन टेरिटरीज जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, इन दोनों यूटीज की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स को इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बना लिया गया, और इनको भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालने की पावर दे दी गई। बेसिकली आर्टिकल 54 में बताया गया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो लोग वोट डाल रहे हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा कौन कौन है, और बहुत प्रिसाइजली एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है। पहला, लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स वोट डालेंगे। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स वोट डालेंगे। और तीसरा, दिल्ली और पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा है, वो भी वोट डालेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और यही सब कुछ लिखा हुआ है स्लाइड में, देखो फटाफट से देखते हैं। देखो, The president shall be elected by the members of an electoral college consisting of, पहला, the elected members of both houses of parliament। both houses of parliament का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। दूसरा, the elected members of the legislative assemblies of the states। और तीसरा, the elected members of the legislative assemblies of UTs of Delhi and Puducherry। और इन तीनों को मिलकर बनता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का इलेक्टोरल कॉलेज। ये बेसिक आइडिया समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कई सारे डिस्प्यूट्स हैं। एक डिस्प्यूट ये भी है कि मान लो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व थी। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और आज की डेट में राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो, फ्रेश इलेक्शन हुआ नहीं है राजस्थान में, और जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो किसी भी रीजन की वजह से डिसॉल्व कर दी गई। तो सवाल उठता है कि इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राजस्थान के लोगों को तो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मिली नहीं, तो क्या इस बेसिस पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चैलेंज किया जा सकता है? तो कहा यह गया, व्हेन असेंबली इज डिसॉल्व्ड मेंबर्स सीज टू बी क्वालिफाइड टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कि जब भी कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व्ड है और उस दौरान प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो जाएं, तो उस असेंबली के मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करने के लिए डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं, वो वोट नहीं डाल सकते हैं। और अगर बेसिक आइडिया और बताया जाए तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो होके रहेगा, चाहे असेंबली डिसॉल्व्ड है, चाहे वैकेंसी है, चाहे किसी भी कारण की वजह से किसी का वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो होके रहेगा। और ये हुई बातचीत आर्टिकल 54 की। बेसिक आइडिया इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहा है। और अगर रिवाइज करें तो 3 ग्रुप्स हैं। कौन कौन वोट डालता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्टेड मेंबर्स, और दिल्ली और पुडुचेरी दोनों यूनियन टेरिटरीज जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं। इसके बाद सवाल आता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाया कैसे जाएगा, और उसकी बात की गई आर्टिकल 55 में, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 में 3 क्लॉज हैं। बेसिक क्या कहा गया है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले एज फार एज प्रैक्टिकेबल, कि जितना पॉसिबल हो सके उतना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 2 प्रिंसिपल्स का ध्यान रखो। 2 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? पहला, यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। पहला क्या है? यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। और इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में
देश के सभी सिटीजन्स को बराबर की रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। या इसको और नैरो डाउन करें तो इसका बेसिक आइडिया ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी एक स्टेट को तो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल रही है और कोई दूसरा स्टेट है उसको बहुत कम रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। अगर ऐसा होगा तो ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश ये की जाए कि जितना हो सके डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी बराबरी हो, किसी को कम या किसी को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन ना मिले। और दूसरा ये कहा गया पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल एंड द यूनियन। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि स्टेट्स और यूनियन के बीच में भी इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूनियन को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रही है और स्टेट्स को नहीं मिल रही है, या उल्टा कि स्टेट्स को बहुत ज़्यादा मिल रही है और यूनियन को नहीं मिल रही है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। स्टेट्स और यूनियन के बीच में भी पैरिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, जिस लेवल तक पॉसिबल हो उस लेवल तक। डिफरेंट स्टेट्स के बीच में यूनिफॉर्मिटी और स्टेट्स और यूनियन के बीच में पैरिटी। अच्छा, अभी सवाल आता है कि ये पैरिटी स्टैब्लिश कैसे की जाएगी, तो वो भी आर्टिकल 55 में ही बता दिया गया है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, एमएलएज वोट डालेंगे, एमपीज वोट डालेंगे और उनके वोट की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी वो सब कुछ आर्टिकल 55 में बता दिया गया है। देखो, लक्ष्मीकांत में लंबा चौड़ा सा टेक्स्ट दे रखा है और फिर उसके बाद फॉर्मूला भी दिया हुआ है। अपन फॉर्मूला समझ लेते हैं, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। किताब से पढ़ लेना टेक्स्ट। देखो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के एमएलएज ने वोट डाला। अपने को किसी स्टेट के एक एमएलए के वोट की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। उस स्टेट की जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, जिस स्टेट के एमएलए के वोट की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन लो और उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उस नंबर से स्टेट की टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो और जो भी आउटकम आएगा वो क्या होगा? उस स्टेट के एक एमएलए के वोट की वैल्यू। तो फिर सवाल उठता है, बड़ा सिंपल सा है। अब सवाल ये उठता है कि फिर ये क्या किया है, 1/1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया है इसको? तो बड़ा सिंपल है। स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो 5000 6000 तो है नहीं, 10,000 50,000 तो है नहीं, करोड़ों में है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा 200 होंगे, 300 होंगे। जब करोड़ों की संख्या को 200-300 से डिवाइड करोगे तो एक बड़ा लंबा चौड़ा सा नंबर आएगा, फिगर आएगा। और ये जो लंबा चौड़ा सा नंबर है, इसको कैलकुलेट करना, समझना, सीखना डिफिकल्ट है। इस नंबर को छोटा करने के लिए सिंपली ये कह दिया गया कि फिर इसको डिवाइड कर दो 1000 से, ताकि वो नंबर छोटा हो जाए। होपफुली ये समझ में आया होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, मान लेते हैं कोई स्टेट है और उस स्टेट में पॉपुलेशन है 5 लाख। 5 लाख पॉपुलेशन है, ये भी अपन ने छोटा नंबर ही लिया है। और मान लेते हैं यहाँ पे सिर्फ 5 इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इस स्टेट के एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होगी? पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो नंबर से, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं। 5 से डिवाइड किया, कितनी आ गई? 1 लाख आ गई। अब 1 लाख ये भी नंबर बड़ा है, इसको और थोड़ा छोटा करने के लिए आगे अपन क्या कह रहे हैं कि इसको डिवाइड कर दो 1000 से, डिवाइड कर दो 1000 से। और 1000 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये वैल्यू छोटी हो गई। अब इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा ईजी रहेगा। होपफुली ये समझ में आया होगा कि एक किसी भी स्टेट के एमएलए के वोट की वैल्यू को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, ये सवाल आता है कि ये जो टोटल पॉपुलेशन ले रहे हैं अपन स्टेट की, ये टोटल पॉपुलेशन कब की ले रहे हैं अपन? आज की ले रहे हैं या पिछले सेंसस की ले रहे हैं या कब की ली जा रही है? तो बड़ा सिंपल सा, हम लेते हैं पॉपुलेशन 1971 के सेंसस की। 1971 के सेंसस के टाइम पे जो पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन के बेसिस पे कैलकुलेशन की जाती है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है, 1971 पे क्यों अटके हुए हैं अपन, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? उसका भी बड़ा बेसिक सा आर्ग्यूमेंट है। बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि देखो, इंडिपेंडेंस के बाद से ही, स्पेशली इंदिरा गांधी के टाइम में, पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम करने की कोशिश की गई। संजय गांधी स्पेशली इस पर बहुत स्ट्रिक्ट थे। और पॉपुलेशन कंट्रोल पे जब काम करने की कोशिश की गई तो सदर्न स्टेट्स ने थोड़े ज़्यादा जागरूक थे, अडेप्ट किया, पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम करना शुरू किया और सक्सेसफुल भी हुए। नदर्न स्टेट्स, ये जो यूपी बिहार वाले अपने साइड वाले स्टेट्स हैं, ये इतने जागरूक थे नहीं। यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम नहीं हुआ, उल्टा पॉपुलेशन बढ़ी और बड़ी यूनिक सी समस्या सामने आई। समस्या क्या आई? इस फॉर्मूला को अगर अपन ढंग से देखें तो बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा, उतना उस स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू होगी। ये फॉर्मूले से बहुत इजीली समझ में आता है। तो फिर सदर्न स्टेट्स ने कहना शुरू किया कि देखो, पॉपुलेशन कंट्रोल आप करने के लिए कह रहे थे,
हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, हम सक्सेसफुल भी हुए, लेकिन एक तरीके से इस पॉपुलेशन कंट्रोल की वजह से हमें क्या हो रहा है, डिसएडवांटेज हो रहा है। हमारा जो एमएलए है उसकी वोट की वैल्यू घट रही है, और चुनाव में अगर वोट की वैल्यू घट रही है तो स्टेट की इंपॉर्टेंस घट रही है। तो इन लोगों ने बोलना शुरू किया कि नहीं, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। तो फिर सॉल्यूशन के तौर पे उस टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि देखो 1971 के सेंसस के हिसाब से ये कैलकुलेशन की जाएगी। पहले तो इसको फ्रीज किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, फिर दोबारा 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2001 में, और इस नंबर को 1971 के सेंसस की पॉपुलेशन को इसको फ्रीज कर दिया गया टिल 2026। मतलब 2026 से पहले तक जितने भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे उन सब में पॉपुलेशन का जो डेटा है वो कौन सा लिया जाएगा, 1971 सेंसस वाला। 2026 के बाद जब सेंसस होगा 31 में, उसके बाद जो डेटा आएगा तब देखेंगे। मुझे लगता नहीं है कि तब भी गवर्नमेंट ये बोलेगी कि आगे बढ़ जाएं, क्योंकि फिर सवाल सेम ही आएगा कि नदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, कम है, तो ऐसे में तो डिसएडवांटेज हमेशा से ही रहेगा सदर्न स्टेट्स के पास में। ये जो डिसएडवांटेज अपन बात कर रहे हैं कि एमएलए की वोट की वैल्यू घट रही है, तो मुझे लगता नहीं है 2026 के बाद भी यही बोलेंगे कि इसको फर्दर एक्सटेंड किया जाता है। बट देखते हैं आगे क्या होगा। होपफुली एमएलए की वोट की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है समझ में आएगा। अब सवाल आता है कि एक एमपी, लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, एक एमपी के वोट की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की जाए, और उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट। सारे स्टेट्स के जितने भी एमएलएज हैं उन सब के वोट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो और उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। उसको डिवाइड कर दो पार्लियामेंट के जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स हैं उस नंबर से। अच्छा, अगर डेटा जानने के लिए बात करें अपन तो 2022 का जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में टोटल एमएलएज थे 4033। टोटल एमएलएज मतलब टोटल वोट्स डालने वाले लोग कितने थे, 4033। और ये अपने को पता ही है कि लोकसभा में टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, 543, और राज्यसभा में टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, 233। और लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का टोटल कितना हो जाता है, अगर टोटल नंबर देखें कि टोटल नंबर ऑफ एमपीज जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं वो कितना हो जाता है, 6, 7 और 7, 776। अच्छा, टोटल एमएलएज कितने जिन्होंने वोट डाला प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, 4033। टोटल एमपीज कितने जिन्होंने वोट डाला, 776। ये अपन वोट की बात कर रहे हैं। अगर वैल्यू कैलकुलेट करें, जो अपन ने फॉर्मूला लिया एमएलए के लिए ये वाला, अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इन 4033 एमएलएज के वोट की वैल्यू आती है 5,43,231। 5,43,231। और इन 776 एमपीज के वोट की वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है 5,43,200। 5,43,200। और अगर टोटल देख लें तो टोटल फिर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा निकलेगी। ऐड करके देख लेना, बहुत सिंपल है। होपफुली ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये तरीका है एमएलए एमपी के वोट की वैल्यू कैलकुलेट करने का। आर्टिकल 55 का क्लॉज 1 कह रहा है कि यूनिफॉर्मिटी पैरिटी मेंटेन कर लो। क्लॉज 2 कह रहा है कि एमएलए एमपी के वोट की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। और क्लॉज 3 क्या कहता है, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote। और ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं। कैसा सिस्टम फॉलो किया जाता है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और कैसा मेथड है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एंड द वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी बाय अ सीक्रेट बैलेट, और वोटिंग की जाती है सीक्रेट बैलेट के थ्रू। सबसे इजी चीज़ इसमें पूरे में यही है कि वोटिंग कैसी होती है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू। गुप्त मतदान होता है, आपने किसको वोट डाला किसी को पता नहीं चलेगा। सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होती है। ये सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये समझो। देखो, आमतौर पे जो इलेक्शंस अपने समझ में आते हैं, लोकसभा हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, इन सब में फॉलो किया जाता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। और मेरा ऐसा मानना है कि ये सबको समझ में आता होगा। अगर बहुत ब्रीफली एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो मान लेते हैं कहीं इलेक्शन होना है और वहां पे 100 लोग हैं वोट डालने वाले। 2 लोगों ने चुनाव लड़ा, ए ने लड़ा और बी ने लड़ा। इन 100 में से 41 वोट्स मिले ए को और 30 वोट मिले बी को, और 29 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट देना प्रेफर ही नहीं किया।
जब इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तो बोल दिया जाएगा कि ए चुनाव जीत गया है, बहुत सिंपली, क्योंकि दोनों में से ज़्यादा वोट किसको मिले, ए को मिले। लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाके देखें तो 59 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ए को वोट नहीं दिया है, या तो वोट नहीं दिया ए को, या ए या बी दोनों को ही वोट नहीं दिया। भाई 30 तो सीधे सीधे ऐसे हैं जिन्होंने बी को चूज़ किया, ए को चूज़ ही नहीं किया, और 29 ऐसे हैं जिन्होंने ना ए को चूज़ किया ना बी को चूज़ किया। और अगर थोड़ा गहराई में देखोगे तो जिस एरिया में ए जीता उस एरिया की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन ए को सपोर्ट नहीं करती है। और फिर सवाल उठता है कि क्या ट्रू सेंस में, सही मायने में ए अपने एरिया के सभी लोगों को रिप्रेजेंट करता है? और ये एक डीमेरिट है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की। दूसरा सिस्टम जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चलता है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इलेक्शन में जितना आपका वोट का प्रोपोर्शन, या थोड़ा इजी लैंग्वेज में बोलें तो जितना आपका वोट का परसेंटेज उतना ही आपका सीट का प्रोपोर्शन, जितना वोट परसेंट उतना ही सीट का परसेंट। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 100 सीट्स पे चुनाव होना था, 100 सीट्स पे चुनाव हुआ, और जब चुनाव हुआ तो 60% वोट मिले ए पार्टी को, 30% वोट मिले बी पार्टी को, और 10% वोट मिले सी पार्टी को। तो बहुत सिंपली सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, क्योंकि ए पार्टी को 60% वोट मिले हैं तो टोटल सीट्स की 60% सीट्स किसको मिल जाएंगी, ए पार्टी को। मतलब ए पार्टी को कितनी मिल जाएंगी, 60 सीट। क्योंकि बी पार्टी को 30% वोट मिले हैं तो इसको सीट कितनी मिल जाएंगी, 30 मिल जाएंगी। और सी पार्टी को क्योंकि 10% वोट मिले हैं तो इसको सीट कितनी मिल जाएंगी, 10 सीट मिल जाएंगी। बहुत सिंपल। और इस जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है इसमें माइनॉरिटीज को सेफगार्ड मिलता है, माइनॉरिटीज को फायदा होता है। देखो इमेजिन करो कि किसी एरिया में कोई माइनॉरिटी रह रही है जिसकी पॉपुलेशन है 10%, वहां पे अगर फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत चुनाव होगा तो हर बार मेजॉरिटी के जीतने के चांसेस हैं, जो मेजॉरिटी का आदमी है वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कम से कम 10% उनकी जो पॉपुलेशन है वो वोट डालेगी, तो कम से कम 10% तो सीट उनके लोगों को मिलेंगी। तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में माइनॉरिटी को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, कम से कम उतना रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है जितना उनको वोट मिल रहा है। अच्छा, सिस्टम कौन सा है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मेथड कौन सा है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या होता है ये अपन समझेंगे, पहले एक चीज और देख लेते हैं। देखो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में किसी भी इंसान को अगर चुनाव जीतना है तो एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स सिक्योर करने पड़ेंगे। मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोट्स तो उसको मिलने ही मिलने चाहिए। अ कैंडिडेट इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ अ प्रेसिडेंट मस्ट सिक्योर अ फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स। और ये जो फिक्स्ड कोटा है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। इलेक्टोरल कोटा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड। कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स जो डाले गए, हो सकता है कोई एक आध आदमी ने कुछ गड़बड़ कर दी हो, उसकी वजह से उसका वोट इनवैलिड हो गया हो, तो इनवैलिड वाले को अपन अलग रख रहे हैं। अपन कह रहे हैं कि टोटल जितने भी वैलिड वोट्स डाले गए उनको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ वैकेंसीज +1 से, और फिर +1 और ऐड कर दो। जैसे अपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स जितने भी हैं उसको डिवाइड करो, नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रेसिडेंट की कितनी अपने यहाँ पे 1, उसमें +1 कर दो, कितना हो गया नीचे 2, और फिर अलग से एक +1 कर दो। जितना भी नंबर आएगा वो हो जाएगा इलेक्टोरल कोटा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 100 वोट डाले गए, ठीक है ना। अब अपने को कैलकुलेट करना है कि इलेक्टोरल कोटा कितना होगा। तो इलेक्टोरल कोटा कितना है, वैलिड वोट्स कितने हैं 100, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी 1 + 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा 2, और +1 कर दो, ये कितना हो जाएगा 51। अपन ये कह रहे हैं कि इन 100 में से जिस आदमी को 51 वोट मिल गए वो चुनाव जीत जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, ये जो फिक्स्ड कोटा है इसमें अपन पैटर्न कौन सा, सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, इसको थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसको समझना, अपने PhD नहीं करनी अपने को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है, मान लेते हैं 4 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं ABCD, और आमतौर पे जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि आपको जिसे जिताना है आप उसके नाम के आगे बटन दबा देते हो। आपको जिताना है C को, आप C के आगे बटन दबा दोगे और आपका वोट कास्ट हो जाएगा। लेकिन सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आप किसी एक कैंडिडेट को वोट नहीं डालते हो, आप अपनी प्रेफरेंस बताते हो। जैसे
आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि सी प्रेसिडेंट बन जाए, मेरी पहली प्रेफरेंस कौन है, सी चुनाव जीते और प्रेसिडेंट बन जाए। लेकिन अगर सी चुनाव ना जीते तो फिर ए को बना दो, मेरी दूसरी प्रेफरेंस है ए। अगर ए भी नहीं जीत रहा, सी भी नहीं जीत रहा, तो मेरी तीसरी प्रेफरेंस है डी। और अगर ए सी डी तीनों में से कोई नहीं जीत रहा है तो आप बना दो बी को, ये मेरी चौथी प्रेफरेंस है। मान लेते हैं कि 100 लोगों ने वोट डाला, आपकी प्रेफरेंस ये थी, बाकी लोगों ने अपनी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वोट डाला। और पहले राउंड की, फर्स्ट राउंड की काउंटिंग हुई, और फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में देखा गया कि ए बी सी डी में से जिन लोगों ने सी को पहली प्रेफरेंस पर रखा था, ऐसे लोग थे 40। मतलब सी को पहली प्रेफरेंस पर रखने वाले 40 लोग थे। मान लेते हैं ए को पहली प्रेफरेंस पर रखने वाले लोग थे 20, और बी को पहली प्रेफरेंस पर रखने वाले लोग थे 20, और डी को पहली प्रेफरेंस पे रखने वाले लोग थे 10। टोटल हो गया ना 100, 40, 50, 60, 70, 80, 90। नहीं, इसको मान लेते हैं, चलो ए को मान लेते हैं 30, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब हो गए 100 वोट। जिन लोगों ने सी को पहली प्रेफरेंस रखा, मान लेते हैं 40 थे। जिन लोगों ने ए को पहली प्रेफरेंस रखा, मान लेते हैं 30 थे। जिन लोगों ने बी को पहली प्रेफरेंस रखा, मान लेते हैं 20 थे। और जिन लोगों ने डी को पहली प्रेफरेंस रखा, मान लेते हैं 10 लोग थे। अब अपन ने क्या बोला कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स आने ही आने चाहिए, तभी कोई कैंडिडेट विनर डिक्लेयर किया जाएगा। और 100 का फिक्स्ड कोटा अभी अभी अपन ने निकाला है, कितना था, 51। किसी भी इंसान को 51 वोट नहीं मिले, विच मीन्स कि अभी तक कोई विनर नहीं है। अब क्या होगा, अब दोबारा सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग होगी। और सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग किस तरह से होगी वो समझने वाली बात है। देखो, इस राउंड में सबसे कम वोट मिले डी को, तो अपन डी को बाहर कर देंगे। और यहां आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक ही वोट है लेकिन ट्रांसफरेबल है। लेकिन ये ट्रांसफरेबल कैसे है वो देखो। डी को 10 लोगों ने अपनी पहली प्रेफरेंस पर रखा था। अब अपन सेकंड राउंड की काउंटिंग में डी के ये जो 10 वोट्स हैं, इनकी सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे कि दूसरी प्रेफरेंस किसको मिली है। और दूसरी प्रेफरेंस किसको मिल सकती है, या तो ए को मिल सकती है, या बी को मिल सकती है, या सी को मिल सकती है। मान लेते हैं इन 10 वोट्स में से 5 लोगों ने प्रेफर किया कि सी जो है, अगर डी ना जीते तो सी जीते, मतलब सी को सेकंड प्रेफरेंस पर रखा। मान लेते हैं 3 लोगों ने बी को रखा, और मान लेते हैं 2 लोगों ने रख दिया ए को। तो ये जो नए वोट्स हैं, ये जो ऐसे वोट्स जिनकी पहली प्रेफरेंस डी था लेकिन डी अब बाहर हो गया, जिनकी सेकंड प्रेफरेंस या तो सी है या बी है या ए है, इन नंबर्स को इसमें ऐड कर देंगे इनके एग्जिस्टिंग वोट्स में। और अब ए के वोट कितने हो जाएंगे, जब ए में 2 ऐड हो जाएंगे तो 32। बी के कितने हो जाएंगे, बी में अपन 3 ऐड कर देंगे तो 23। और सी में कितने हो जाएंगे, 45। अभी भी किसी को 51 वोट्स नहीं मिले, तो अब किसको बाहर कर देंगे अपन, सबसे कम वोट किसके हैं, बी के हैं। और फिर थर्ड राउंड की काउंटिंग होगी। और जब तक किसी एक कैंडिडेट को 51 वोट्स नहीं मिल जाएंगे, तब तक ये सिंगल वोट ट्रांसफर होता रहेगा। जो नेक्स्ट प्रेफरेंस है उसको अपन देखते रहेंगे। ये जो थर्ड राउंड की काउंटिंग होती है, ये थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। अगर अपन समझने के लिए जाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अपने को ज़रूरत भी नहीं है, उतना पीएचडी नहीं करनी है। और अपनी खास बात ये भी है कि हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आज तक थर्ड राउंड की काउंटिंग हुई भी नहीं है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आइडिया होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल वोट है लेकिन वो ट्रांसफर हो रहा है। जब तक किसी इंसान को फिक्स्ड कोटा वोट्स नहीं मिल रहे हैं, तब तक उसको विनर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, तब तक वोट ट्रांसफर होता रहेगा। अगली प्रेफरेंस, जो नेक्स्ट प्रेफरेंस है, उसको अपन चेक करते रहेंगे। बेसिक आइडिया यही है। अगर देखें तो अपन बेसिक 2-3 बातें कर रहे हैं, और वो 2-3 बातें क्या हैं, देखो अपन ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, मेथड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, और सीक्रेट बैलेट के थ्रू इलेक्शन करवाया जाता है। और किसी भी कैंडिडेट को अगर जीतना है तो उसे फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स सिक्योर करने पड़ेंगे। फिक्स्ड कोटा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये रहा। और इसके साथ आर्टिकल 54 और 55 खत्म हो गया। इसके बाद बात आती है आर्टिकल 71। बहुत बेसिक सी 2-3 चीज़ें हैं। पहला, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी डिस्प्यूट है, उसको इंक्वायर करने का, उस पर डिसीजन लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। होता ही है आमतौर पे कि चुनाव हुआ और जो कैंडिडेट हारेगा वो ये कहेगा कि नहीं, चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है। ऐसा कोई भी डाउट, ऐसा कोई भी डिस्प्यूट अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड होगा तो उस पर डिसीजन कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा वो डिसीजन फाइनल होगा।
दूसरा, इलेक्शन कैनॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज। और ये अपन ने शुरू में भी बात की कि चाहे असेंबली डिसॉल्व हो, चाहे वैकेंसी हो, चाहे कोई वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो होके रहेगा। और तीसरा, इफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को किसी भी कारण की वजह से खारिज कर दिया गया है, वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, पहला सवाल तो ये कि वॉइड डिक्लेयर करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है। अगर वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है तो द एक्ट्स डन बाय हिम आर नॉट इनवैलिडेटेड एंड कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आज प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट बना, और 2-3 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी की और फिर डिसीजन दिया कि ये जो इलेक्शन है इसमें कुछ गड़बड़ हुई थी और इसको वॉइड डिक्लेयर किया जाता है, खारिज किया जाता है। इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो गया, लेकिन इस 3 महीने में प्रेसिडेंट ने जो भी एक्ट्स किए अपने ऑफिस में वो इनवैलिड नहीं होंगे, वो फोर्स में रहेंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे। और ये बातचीत हुई प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड। एक चीज़ और है कि हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों चूज किया प्रेसिडेंट के लिए, तो उसके बड़े सिंपल से आर्ग्यूमेंट है, कॉमन सेंस से भी बताए जा सकते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, और प्राइम मिनिस्टर अगर अपन देखें तो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। हम प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, हम इलेक्ट करते हैं एमपीज को, और एमपीज जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हम प्राइम मिनिस्टर के लिए डायरेक्ट वोट नहीं कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। और ऐसे में हम सिर्फ एक सिंबॉलिक हेड प्रेसिडेंट, उसके चुनाव के लिए अगर डायरेक्ट इलेक्शन रख लेते, उसको अगर हम खुद डायरेक्टली जाके वोट डाल के चूज करते, तो फिर पावर का टसल शुरू हो जाता। फिर तो प्रेसिडेंट बोलता कि यार लोगों ने मुझे चुना है तो मेरी सुनी जाए, फिर तो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता। तो ऐसी दिक्कत ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जो प्रिंसिपल है उसको सही तरीके से फॉलो करने के लिए हमने प्रेसिडेंट के लिए रखा इनडायरेक्ट इलेक्शन। दूसरा, प्रेसिडेंट जो है वो सिंबॉलिक हेड है, और सिंबॉलिक हेड के लिए सिर्फ दिखाने के लिए बिठाना है, उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन करवाना, इतना पैसा लगाना, इतना टाइम लगाना, इतनी एनर्जी लगाना बेवकूफ़ी होती है। और इसलिए अपन ने प्रेसिडेंट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन चूज़ किया। अच्छा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड 2-4 क्रिटिसिजम्स हैं। जैसे ये कहते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम, ये तो एक से ज़्यादा वैकेंसी पर ही चलता है, वो भी एक आर्ग्यूमेंट है। बट ये सब बचकाने आर्ग्यूमेंट्स हैं, बच्चों वाले, कि जब कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ तो आर्ग्यू करो, कुछ तो क्रिटिसाइज़ करो। ये क्रिटिसिजम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो अपन ने पढ़ा उतना सफिशिएंट है। लक्ष्मीकांत में भी कुछ क्रिटिसिज्म दिया नहीं हुआ है, 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं, पढ़ लेना, समझ में आएगा। आज अपन इतनी बात करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।